हेलो बालकों, कैसे बेटा? अच्छे हो? अच्छी बात है। देखो बेटा, अपना जो लेसन है, चौथा लेसन चल रहा था और चौथे लेसन में हमें समकालीन विश्व राजनीति की जो बुक है आपके, इसमें सतह के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सतह के वैकल्पिक केंद्र, यहां हमारी चर्चा चल रही थी चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। चीन की अर्थव्यवस्था का उत्थान यानी विकास कैसे हुआ, वृद्धि कैसे हुई, चीनी अर्थव्यवस्था ने तेजी से गति कैसे की, जिससे दुनिया आश्चर्यचकित है। और इसके लिए मैंने बताया था आपको कि चीन जो है आपके 1949 की क्रांति के बाद में साम्यवादी शासन व्यवस्था थी और चीन ने अपने ऊपर निर्भर होकर के ही आर्थिक उत्पादन करने की नीति अपनाई थी। धीरे धीरे उसने क्या किया, आर्थिक सुधार करना शुरू किया। 1970 के दशक में जो है आपके कुछ नीतिगत निर्णय लिए। 1972 में जो है अमेरिका से संबंध बना करके राजनीतिक और आर्थिक जो एकांतवास था चीन का, जिसके तहत उसके दूसरे देशों से कोई संबंध नहीं थे, उसको तोड़ा और अमेरिका से जो है संबंध बनाए उसने। 1973 में जो है आपके प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने जो है आपके कृषि है, उद्योग है, सेना है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है आपके आधुनिकीकरण करने संबंधी 4 प्रस्ताव रखे संसद में और आपके इन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी गई। 1978 में जो है आपके चीन के तत्कालीन नेता थे डेंग शाओपेंग, इन्होंने जो है चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति का अनुसरण किया, लागू की। आर्थिक सुधारों का मतलब आर्थिक क्षेत्र में सुधार करें चीन के, इसके लिए उसने दूसरे देशों के साथ में आर्थिक संबंध बनाने की नीति अपनाई। खुले द्वार का मतलब होता है कि दूसरे देश चीन में आए, व्यापार करें, पूंजी निवेश करें, उद्योग स्थापित करें। तो यही नीति चीन ने अपनाई। परिणाम ये हुआ कि चीन का तेजी से विकास हुआ। आगे चल करके 1982 में जो है आपके चीन की सरकार ने खेती का निजीकरण कर दिया। पहले खेती जो है आपके सार्वजनिक क्षेत्र में होती थी साम्यवादी व्यवस्था के अनुसार, लेकिन 1982 में क्या कर दिया गया, खेती का निजीकरण कर दिया कि जो व्यक्ति जिस भूमि को की जुताई कर रहा है वो भूमि उसी की है, जो उत्पादन होगा उसी का होगा। ये व्यवस्था कर दी। जैसे अपने वर्तमान में अपने यहाँ पर है निजीकरण कृषि का। उसके बाद में देखा कि खेती का निजीकरण करने से खेती में तीव्र उत्पादन हुआ है, कृषि उत्पादन बढ़ा है। तो आगे चल करके चीन की सरकार ने 1998 में जो है उद्योगों का भी क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। उद्योगों का भी क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई कृषि के निजीकरण से, और उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लोगों की आय बढ़ी। निजीकरण से उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ी तो जो है आपके उन्होंने उद्योगों का भी विकास हुआ। जिसकी आय ज्यादा होगी वो क्या करेगा, उस आय का जो है आपके कृषि में या उद्योगों में उपयोग करेगा। तो चीन के जो किसान थे, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, आपके उद्योगों में उसका उपयोग किया। उद्योगों की में भी जो है तेजी से वृद्धि हुई, व्यापार व्यवसाय जो है आपके तीव्र गति से चीन का बढ़ने लगा। और इसके तहत जो है चीन ने व्यापार के नए कानून और निवेश की जो है नई व्यवस्था लागू कर दी, जिसे क्या कहते हैं, सेज का अर्थ होता है आपके क्या, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इनकी स्थापना की, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना कर दी थी। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना होने से आपके विदेशी व्यापार में भी जो है उल्लेखनीय वृद्धि होने लगी। उल्लेखनीय, जिसका उल्लेख किया जा सके, अर्थात तेजी से वृद्धि होना। तो चीन के व्यापार में जो है आपके तेजी से वृद्धि करने के लिए चीन ने विशेष कानून भी बनाए और विशेष आर्थिक क्षेत्र
सेज का भी निर्माण किया ताकि विदेशी व्यापार को बढ़ाया जाए, बढ़ती की जाए। पूरे विश्व में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक बन गया। इन सब सुधारों का परिणाम क्या हुआ कि पूरे विश्व में चीन जो है आपके पूंजी निवेश करने के लिए, विदेशी निवेश करने के लिए सबसे आकर्षक स्थान बन गया, आकर्षक देश बन करके उभरा। अब आप जानते हो कि दुनिया के सभी देश ये सोचे कि चीन में पूंजी का निवेश करें। पूंजी निवेश है पूंजी को लगाना, उद्योग व्यवसाय में लगाना। तो चीन में आकर के उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, चीन में जो है व्यवसाय करना चाहते हैं दुनिया के अमीर लोग, दुनिया के देश। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन का विकास क्या होगा, तेजी से होगा, आर्थिक समृद्धि तेजी से हुई, तेजी से चीन की आर्थिक वृद्धि हुई। तो इस प्रकार जो है दुनिया के लिए चीन क्या हो गया, आकर्षक बन गया। परिणाम क्या हुआ, दुनिया के देश चीन में आकर के मुद्रा लगा रहे हैं, तो चीन का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो भर गया। और इस मुद्रा भंडार के दम पर चीन दुनिया के दूसरे देशों में भी निवेश करने लग गया। दुनिया के देशों को आकर्षित करके दुनिया के देश चीन में निवेश करने लगे। तो चीन की जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो बढ़ गया, बढ़ गई। विदेशी मुद्रा जब चीन के पास में बड़ी मात्रा में होगी तो चीन क्या करने लगे, विदेशों में निवेश करने लगे ताकि अपने प्रभाव को बढ़ाया जा सके। 2001 में चीन ने आर्थिक विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। क्या कि 2001 में वह विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। 2001 में चीन किसके शामिल हो गया, विश्व व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो चीन विश्व व्यापार संगठन में शामिल कब हुआ, 2001 में चीन जो है आपके विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इसके बाद में देखो चीन ने अपना आर्थिक विकास करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे देशों के लिए खोल दी। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद में उसने अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर दिया, पूरे विश्व के देशों के लिए खोल दिया। और इसके दम पर चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाया। अब चीन की योजना क्या है, अब चीन की योजना है कि विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव के को और गहरा किया जाए। चीन की क्या योजना है कि विश्व की आर्थिक अर्थात अर्थव्यवस्था से अपना जो जुड़ाव है उस जुड़ाव को और गहरा किया जाए, अर्थात अर्थव्यवस्था से जो हमारा जो लेन देन है, व्यापार व्यवसाय है, उसको और बढ़ाया जाए। ये जुड़ाव करके और भविष्य में विश्व व्यवस्था को मनचाहा रूप देने का किसका, चीन का विचार, चीन की योजना। जिस प्रकार अमेरिका आज जो है क्या करता है, आपके विश्व में जो है अपने मनचाहा रूप जो है विश्व व्यवस्था को दे रहा है, वैसे ही चीन चाहता है कि भविष्य में मैं क्या करूं, आर्थिक जुड़ाव को गहरा करूं दुनिया से, और गहरा करके आने वाले समय में विश्व व्यवस्था को मनचाहा रूप देने की स्थिति में आ जाऊं। तो चीन आज जो है इस स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है। इस स्थिति में आने की चीन की योजना है कि भविष्य में वो क्या करे, विश्व व्यवस्था को मनचाहा रूप दे सके, जैसा चाहे वैसे विश्व व्यवस्था को बना सके। चीन की अब जो है व्यवस्था देखते हैं कि चीन का जो आर्थिक विकास हुआ है वो बहुत ही नाटकीय ढंग से हुआ है और दुनिया उसको नाटकीय ढंग मानती है। चीन के आर्थिक विकास को दुनिया एक नाटक मानती है। जिस प्रकार नाटक में मोड़ आ जाते हैं कि घटना क्या घटने वाली है, हम सोचते हैं ऐसा घटेगा और होता है कुछ और। तो ऐसे ही चीन का जो आर्थिक विकास हुआ है वो एक नाटकीय ढंग से हुआ है। लेकिन समस्या क्या रही है यहाँ पर, आप ये नहीं सोचिए कि चीन का आर्थिक विकास होने से चीन के सभी लोगों को उसका फायदा हुआ है। चीन में आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं। देखो, जिस नाटकीय ढंग से सुधार हुए हैं उसका फायदा सभी लोगों को नहीं मिला। किनका, उन सुधारों का। चीन में बेरोजगारी बढ़ी है, इस समय में चीन में बेरोजगारी भी बढ़ी है। जिस कौन से समय में, आर्थिक विकास वाले समय में, 1978 के बाद में। पहले तो बेरोजगारी थी, अब और बढ़ गई, ज्यादा हो गई। आज जो है 10 करोड़ लोग बेरोजगार है चीन में। तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर बेरोजगारी है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के रोजगार और काम के जो हालात है वो हालात आपके बहुत ही खराब है। ऐसे हालात आपके यूरोप में
यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में देखने को मिलते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में जो आपके यूरोप में हालात थे, वो हालात आपके कहां पर है? चीन में। आज किन के लिए? महिलाओं के काम के लिए। यानी महिलाओं को जो कामगार है वहां पर, महिला कामगार, उन कामगारों को जो है आपके काम करने के जो अच्छे हालात होने चाहिए, सुरक्षाएं मिलनी चाहिए, वो सुरक्षाएं नहीं है, परिस्थितियां काम करने योग्य नहीं है। और ये चीज इस बात को प्रकट करती है कि चीन की आर्थिक जो वृद्धि है उसका लाभ सभी लोगों को नहीं मिला। यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में जब आपके उद्योग धंधे थे, वहां पर जो आपके लोग काम करते थे, तो उनको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वो आज के समय में, आधुनिक युग में, तकनीकी युग में, प्रौद्योगिकी युग में चीन में जो है आपके महिलाओं को करना पड़ता है, महिला कामगारों को करना पड़ता है। रोजगार करने वाले वहां पर जो भी मजदूर हैं उनको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए सुविधा के या जीवन सुरक्षा के जो है ज्यादा काफी पर्याप्त उपाय नहीं है वहां पर। इसके अलावा अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण को भी चीन ने भारी नुकसान पहुंचाया। चीन में भ्रष्टाचार भी है, चीन में भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। और अगर गांव और शहर की दूरी देखें तो बढ़ी है किसके आधार पर? आर्थिक विकास के आधार पर। जितना शहरों का विकास हुआ है उतना गांवों का विकास नहीं हुआ। अगर तटीय क्षेत्रों को और आपके मुख्य भूमि यानी मध्य भूभाग वाले क्षेत्रों को, जो तटीय क्षेत्रों में नहीं आते हैं, उनको देखा जाए तो वहां के लोगों के बीच भी जो है आपके आर्थिक फासला बढ़ा है। आर्थिक फासले का मतलब है आपके तटीय लोगों और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें अंतर है, अर्थात आय में अंतर है, गरीबी और अमीरी में अंतर है। तो ये फासला बढ़ा है। तो ये जो है चीन के सामने परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का समाधान चीन को करना है। तभी चीन की आर्थिक वृद्धि का लाभ सबको मिलेगा और उसका फायदा मिलेगा, और ये माना जाएगा चीन ने वास्तव में जो है क्या किए? आर्थिक वृद्धि की, आर्थिक विकास किया है। हालांकि अगर क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अगर चीन की बात करें तो क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक ऐसी जबरदस्त आर्थिक शक्ति बनकर के चीन उभरा है जिसका सभी को लोहा मानना पड़ रहा है। सब लोहा मानते हैं। दुनिया के सभी देश क्या करने लगे हैं? एक जबरदस्त आर्थिक शक्ति के रूप में चीन का लोहा मानने लगे हैं। अब देखो आपकी चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता से अब यह स्थिति बना दी गई है कि अपने व्यावसायिक साझेदारी पर चीन का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। चीन का भारी जो देशों की अर्थव्यवस्था थी उससे जुड़ाव हुआ 1978 के बाद में, उसने जुड़ाव किया। जुड़ाव करने से एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे देश के प्रति पारस्परिक निर्भरता बढ़ी कि एक दूसरे देश से आपस में निर्भर रहेंगे तभी व्यापार होगा, संपर्क रखेंगे दूसरे देशों से तब व्यापार होगा। तो चीन तो निर्भर है अपने उत्पादों को बेचने के लिए, दूसरे देश वहां पर उद्योग लगाने के लिए, या फिर ऐसे उत्पाद जो चीन में नहीं बनते उनको बेचने के लिए। तो इस प्रकार दुनिया के हर देश वर्तमान जो आपके खुलापन की अर्थव्यवस्था है, खुले बाजार की स्थिति है, उसमें सब देश आपस में क्या है? एक दूसरे पर निर्भर है। देखो इस निर्भरता का परिणाम क्या हुआ? इस निर्भरता का परिणाम यह हुआ कि आज व्यावसायिक साझेदारी में चीन सबसे आगे, और दूसरे दुनिया के दूसरे देश भी चीन के साथ व्यावसायिक साझेदारी करना चाहते हैं। इसका मतलब व्यावसायिक साझेदारी के से संबंध में चीन का प्रभाव है। अमेरिका है, रूस है, ऐसे बहुत से देश हैं जो क्या करना चाहते हैं? चीन से व्यावसायिक साझेदारी करना चाहते हैं। इन देशों में आपके जापान भी है, आसियान का जो समूह है, आसियान संगठन है वो भी है। और एक बात और कि इस व्यावसायिक साझेदारी के चलते चीन के साथ रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आसियान संगठन हो, चाहे आपके जापान हो, इनके जो विवाद है उन विवादों को भुला दिया जा रहा है। वो अपने विवादों को भुला करके क्या कर रहे हैं? व्यावसायिक साझेदारी कर रहे हैं। जो विवाद उनके पीछे बड़े मुद्दे बने हुए थे वो विवाद आज क्या हो गए? महत्वहीन होते जा रहे हैं। और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन
का ताइवान के साथ जो है आपके मतभेद चल रहा है, विवाद चल रहा है। तो इस स्थिति को, व्यवसायिक साझेदारी वाली जो स्थिति है, इसके परिणाम स्वरूप चीन और ताइवान के मध्य जो विवाद है वो भी क्या कर दिया जाएगा, बुला दिया जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। ज्यादा घनिष्ठ रूप से दोनों जो है आपके अर्थव्यवस्थाएं जुड़ जाएगी। कौन कौन सी अर्थव्यवस्था? चीन और ताइवान की अर्थव्यवस्था घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगी। और 1997 के वित्तीय संकट के बाद की बात करें तो 1997 में आसियान जो संगठन था, आसियान जिसके बारे में आपने पढ़ा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसने ये संगठन जो है आपके 1997 के में आर्थिक संकट है उससे जूझा था, यानी इनकी अर्थव्यवस्था को सामने संकट खड़ा हो गया था, मंदी का दौर कहते हैं जिसको। इस स्थिति में जो है चीन ने क्या किया था, आसियान का सहयोग किया था। आसियान को आर्थिक संकट से उबारने में जो है चीन ने काफी मदद की थी। लातीन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के जो गरीब देश है वो लातीन अमेरिका कहलाते हैं। लातीन अमेरिका, अफ्रीका में जो है चीन क्या कर रहा है, निवेश करके मदद करने की नीति अपना रहा है। तो लातीन अमेरिका का मतलब हो गया कि दक्षिणी अमेरिका के देश गरीब है, गरीब होने के कारण उसको लातीन अमेरिका कहते हैं। तो इन गरीब देशों में अफ्रीका भी जो आपके गरीब देशों में आता है। तो ये तीसरी दुनिया के देश है। इन तीसरी दुनिया के देशों में चीन क्या कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, और आर्थिक मदद की नीति अपना करके वो इन देशों की सहायता कर रहा है, विकास में भागीदारी निभा रहा है। तो मदद की नीति उसने बनाई है। विकासशील जो देश है उनके मामले में भी जो है आपके चीन ने एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरने का कार्य किया है। कैसे कि ये विकासशील देशों का भी सहयोग कर रहा है। दूसरी बात, चीन भी एक विकासशील देशों में आता है, और जब चीन दुनिया के दूसरे देशों में पूंजी का निवेश कर रहा है तो इसका मतलब वो एक विकासशील शक्ति के रूप में उभरा है, विकासशील शक्ति के रूप में उभरा है। आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 60 के ऊपर है 3 चित्र दिए गए। कई बार परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाता है, चित्र दे दिया जाता है, पेपर में पूछा जाता है, जो कार्टूनिस्ट है, कार्टून दिए गए, चित्र का मतलब कार्टून है, इसी कार्टून के बारे में पूछा जाता है कि कार्टूनिस्ट ने कार्टून के माध्यम से क्या प्रकट करने की कोशिश की है, यानी क्या बात जताने की कोशिश की है। तो देखो आपके इसे पेज नंबर 60 पर जो कार्टून दे रखे हैं उनमें से 2 कार्टून ऊपर वाले हैं वो तो चीन का जो बदलाव है उसको इंगित कर रहे हैं। जैसे ऊपर दे रखा आपके हु की पूंजीपस्त लाल टाई, लाल टाई का मतलब हो गया विकास का प्रतीक है, उसका रुख आर्थिक वृद्धि की ओर है, तो चीन के रूप को इंगित करता है। नीचे साइकिल दे रखी है, और ये साइकिल जो है आपके ये इस बात को प्रकट करती है कि विश्व में सबसे ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल जो है चीन में होता है। किसमें होता है? चीन में साइकिल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर चीन में जो साइकिल का इस्तेमाल हो रहा है इसको इंगित नहीं कर रहा है। यहाँ पर साइकिल का कार्टून इस बात को इंगित नहीं कर रहा है कि विश्व की सबसे ज्यादा जो साइकिलें हैं उनका उपयोग चीन में हो रहा है या चीन विश्व में सबसे ज्यादा साइकिल का उपयोग करता है, बल्कि कार्टूनिस्ट जो है साइकिल के माध्यम से ये बताने का प्रयास करता है कि चीन के दोहरेपन को इंगित कर रहा है, चीन की दोहरी नीति को इंगित कर रहा है, दिखा रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो ऐसी चीजें जो आपके परीक्षा में पूछी जाती है, तो ये कार्टून जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं इन कार्टूनों को भी आपको क्या करना है, देखना है, कार्टून के को पढ़ना है, देखना है, समझना है। उसको बाद में ये देखना है कि कार्टून किस बात को इंगित करता है, कार्टूनिस्ट इस कार्टून के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। तो वो बात ही जो है आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी। कार्टून दिया जाएगा, कार्टून के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि कार्टूनिस्ट ने इस कार्टून के माध्यम से किस बात को प्रकट करना चाहता है या किस और इशारा कर रहा है। अब है आपके कि चीन एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और इस शक्ति के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो अगला जो प्रकरण है आपके पुस्तक का विश्लेषण का वो है चीन के साथ भारत के संबंध, चीन के साथ भारत के संबंध। 1997 में
तो देखो बेटा, वो प्यारे बच्चों, पश्चिमी साम्राज्य के उदय से पहले अर्थात पश्चिमी देशों ने भारत और अपनी जो एशिया अफ्रीका के देश हैं इन पर साम्राज्य स्थापित किया। उससे पहले की बात, अर्थात भारत हो या एशिया और अफ्रीका के अन्य देश हो जो यूरोपीय देशों के गुलाम हुए, उससे पहले की बात है कि भारत और चीन एशिया की दो महाशक्तियां थी। चीन का अपने आसपास के जो इलाके हैं उन पर काफी प्रभाव था। कब? यूरोपीय साम्राज्य से पहले, यानी 16वीं शताब्दी से पहले की बात करें। चीन का जो है उसके आसपास के इलाके थे उन पर काफी प्रभाव था। और जो आसपास के छोटे देश थे, किसके आसपास के? चीन के आसपास के, ये छोटे देश चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, चीन की ताकत को स्वीकार करते थे और ताकत को स्वीकार करके चीन को नजराना प्रस्तुत करते थे। नजराने उपहार, नजराना यानी क्या होता है? उपहार। ये उपहार दे करके और चैन से रहना चाहते थे कि चीन को उपहार देंगे, चीन प्रसन्न रहेगा और बाहरी आक्रमण है उनसे हमारी सुरक्षा होगी और चीन से भी हम सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब पड़ोसी छोटे छोटे देश उपहार या नजराना प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो उसको शक्तिशाली मानते हैं, उसके प्रभाव में है, उसको प्रभावशाली मानते हैं। तो चीन को भी जो है ये देश प्रभावशाली मानते थे। इसका मतलब ये है कि चीन उस समय प्रभावशाली था। चीनी राजवंशों की बात करें तो राजवंशों के लंबे शासन में आपके मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके और तिब्बत, ये सब जो है चीन के राजवंशों के अधीनता मानते थे। अधीन नहीं रहे थे लेकिन इनकी अधीनता मानते थे। अधीनता का मतलब ये होता है, एक तो अधीन का मतलब हो गया कि उस क्षेत्र पर चीन के राजवंशों का अधिकार है, तो वो तिब्बत, जैसे मान लो तिब्बत पर आज चीन का अधिकार है तो इसका मतलब चीन, तिब्बत जो है चीन के अधीन है। और अधीनता का मतलब होता है कि शासक को नजराना प्रस्तुत कर रहा है या कोई भी विदेशी नीति तय करने से पहले अपने जो शासक है जिसके अधीन है वो उससे राय लेता है और उसकी राय के अनुसार ही काम करता है, तो इसका मतलब वो अधीनता है। कहने का मतलब संधि कर रखी है। हाँ, अधीनता स्वीकार करने की संधि कर रखी है कि हम बाहरी कोई भी निर्णय लेंगे तो आपकी अनुमति से ही लेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम अपने यहाँ पर शासन का संचालन करेंगे। तो वो इसका मतलब हो गया कि वो शक्तिशाली जो शासक है उसके अधीन आ गया। हाँ, जैसे अपने भारत में जो है आपके मुगल शासकों के समय में राजस्थान के जो शासक थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी। तो देखो आपके यहाँ पर ये जो आपके कोरिया, हिंद चीन, मंगोलिया, तिब्बत, ये सब जो है चीन के जो शासक थे, राजवंश थे, उनसे अधीनता स्वीकार कर रखी थी। भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उसके आसपास के देशों पर था। वो तो चीन का बात आ गई आपके यूरोपीय साम्राज्यवाद से पहले की। अब भारत की देखो यूरोप के साम्राज्यवाद से पहले की कि भारत का भी जो है चीन के समान ही अपने आसपास के जो देश थे उन पर प्रभाव था। भारत हो या चीन हो, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि आर्थिक भी था, सांस्कृतिक भी था, धार्मिक भी था। चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में चीन का और भारत का जो है अपने आसपास के देशों पर प्रभाव था। वो राज्य प्रभावित थे। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी भी नहीं टकराए। चीन के और भारत के बीच में कभी भी टकराव नहीं हुआ, अर्थात युद्ध नहीं हुआ। किन के मामलों में? आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, ये मामले हैं, ये प्रभाव है। इनके मामले में चीन और भारत के साथ कभी भी जो है आपके टकराव नहीं हुआ। दोनों जो है आपके एक दूसरे के सहयोग वाली स्थिति में रहे। इस कारण जो है आपके टकराव नहीं हुआ। इस कारण दोनों के बीच राजनीतिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, प्रत्येक संबंध सीमित थे। आपसी जो संबंध है राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में वो सीमित थे, व्यापक नहीं थे।
व्यापक नहीं थे, सीमित थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके। अगर संबंध व्यापक होते हैं तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं, लेकिन भारत के और चीन के बीच में संबंध तो थे लेकिन बहुत ही सीमित थे। इस कारण भारत ने चीन को और चीन ने भारत को नहीं समझा, तो एक दूसरे को वो नहीं समझ पाए, अच्छी तरह नहीं समझते थे। और जब 20वीं शताब्दी में दोनों देश एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आई। पाश्चात्य जो पश्चिमी साम्राज्य था वो समाप्त हो गया 20वीं सदी में, और साम्राज्य समाप्त होने के बाद में दोनों में जो है आपके चीन और भारत में टकराव उत्पन्न हुआ। जब दोनों में टकराव उत्पन्न हो गया, दोनों टकराए आपस में, तो इसका परिणाम ये हुआ कि दोनों को ही अपने विदेश नीति का निर्धारण करने, अपने विदेश नीति को विकसित करने, अपने विदेश नीति को दुनिया के देशों में लागू करने पर मुश्किलें आई। अंग्रेजी राज में भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी भारत तो अंग्रेजों से स्वतंत्र हो, और चीन में भी यदा करा जहां कहीं अंग्रेज थे उनको चीन ने भी निकाल दिए। तो जब दोनों ही देशों से अंग्रेज बाहर चले गए तो ये उम्मीद हुई कि भारत और चीन के बीच में अच्छे संबंध होंगे। कैसे संबंध होंगे? अच्छे संबंध होंगे, मित्रता के संबंध होंगे, भाईचारे के संबंध होंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे और विकास करेंगे। भारत और चीन दोनों ही जो है आपके विकासशील दुनिया अर्थात विकासशील दुनिया के विकासशील देश, और खास तौर पर एशिया के जो विकासशील देश है उनका भविष्य तय करने का कार्य किनके द्वारा किया जाएगा? चीन और भारत के द्वारा किया जाएगा। ये दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इनके विकास में। और कुछ समय के लिए एक नारा भी दिया गया, क्या? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, ये नारा भी दिया गया। भारत के नेता चीन में गए तो चीन में ऐसा नारा दिया गया, और आपके जो चीनी नेता भारत में आए तो भारत में भी जो है आपके ये नारा दिया गया। इस प्रकार दोनों देशों ने ये बताने का प्रयास किया कि दोनों ही जो है आपके क्या है, एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं और दोनों जो है आपके विकासशील देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन सीमा विवाद पर चलिए जो सीमा विवाद पर जो भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ, उस संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। कौन सी उम्मीद को? कि भारत और चीन मुख्य रूप से एशिया के विकासशील देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उनके विकास में सहयोग करेंगे। इस बात को क्या कर दिया? आपके समाप्त कर दिया। अर्थात जो भाई हिंदी भारत चीन हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा देकर के ये माना गया था कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, एक दूसरे के साथी है, भाईचारे से रहेंगे, वो बात समाप्त हो गई। आजादी के तत्काल बाद 1950 की बात है। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर क्या कर लिया गया? अधिकार कर लिया गया। 1950 में चीन ने क्या किया? चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तिब्बत पर अधिकार कर लिया और ये कहा कि तिब्बत हमारे क्षेत्र में है, तिब्बत हमारा हिस्सा है। तिब्बत पर अधिकार करके कहा कि तिब्बत क्या है? चीन का हिस्सा है। जबकि हमने पीछे पढ़ा था अभी कि तिब्बत जो है आपके अधीनता मानता था इसका मतलब तिब्बत अलग राज्य था। लेकिन इसने क्या किया? चीन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत तिब्बत पर अधिकार कर लिया। भारत ने उसके अधिकार को स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? भारत ने सोचा कि उस समय भारत की जो स्थिति थी, सैन्य क्षेत्र में मानो, आर्थिक क्षेत्र में मानो, सभी में कमजोर थी। भारत की आजादी हुआ था, अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति हुआ था,
इसलिए भारत चीन के साथ किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं चाहता था। भारत चाहता था कि दोनों देशों के बीच में मित्रता बनी रहे, इसलिए उसने तिब्बत पर जो है चीन के अधीनता को स्वीकार कर लिया। लेकिन चीन की साम्राज्यवादी नीति, वो भारत के साथ में भी जो है आपके सीमा विवाद को लेकर के खड़ा हो गया। उसने प्रारंभ में जो है आपके भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ है कि सीमा पर बस्तियां बना रहा है तो भारत ने उसका विरोध किया। विरोध करने से दोनों के संबंध क्या हो गए, गड़बड़ा गए। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसको लेकर के भी चीन क्या कर रहा है, कई बार अपने नक्शे में दिखाता है। इसको लेकर के भी भारत और चीन के बीच में जो है आपके झड़पें होती है, विरोध होता है, क्योंकि भारत है, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, सदैव भारत में रहा है, लेकिन चीन उसके कुछ क्षेत्रों को हड़पना चाहता है। इसी के अलावा जो आपके लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र है, जिस पर आपने देखा था थोड़े समय पहले चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में झड़पें हुई थी। जो चीनी सेना है वो उस क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में घुस आती थी, सीमा को छोड़ करके उस सीमा को लांघ करके भारतीय क्षेत्र में घुस जाती थी। भारतीय सैनिकों ने उसका विरोध किया तो दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ, झड़पें भी हुई। ये जो आपके क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों पर दोनों के प्रतिस्पर्धी दावे थे, क्योंकि भारत के क्षेत्र हैं तो भारत तो अपना दावा जताएगा ही, लेकिन चीन भी उन पर क्या कर रहा था, अपना दावा जता रहा था। कौन कौन से क्षेत्रों पर है, आपके तिब्बत पर अधिकार कर लिया, अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर, लद्दाख लद्दाख के जो अक्साई चीन है उसे अक्साई चीन के क्षेत्र पर अपना दावा जता रहा था। और ये दावे जताने के चलते भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध भी हुआ, युद्ध भी लड़ा गया। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि भारत उस समय जो आपके स्वतंत्र हुए थोड़ा ही समय हुआ था, आर्थिक और शक्ति कमजोर थी, गरीब था भारत, और उसके पास में इतनी सैनिक क्षमता भी नहीं थी। अत्याधुनिक सैनिक जो शस्त्र होते हैं वो भी नहीं थे, साजो सामान होता है वो भी नहीं था। इसका परिणाम भारत को जो है आपकी पराजय झेलनी पड़ी। भारत चीन संबंधों पर भी जो है लंबे समय तक असर पड़ा, दीर्घकालीन असर पड़ा। कब तक है? 1962 से 1962 में जो आपके क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। इसके बाद से लेकर के आपके 1976 तक भारत और चीन के बीच में किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच में आपके कूटनैतिक संबंध समाप्त हो गए। कब तक है? 1962 से 1976 तक कूटनैतिक संबंध जो है आपके समाप्त हो गए। इसके बाद धीरे धीरे दोनों देशों ने संबंध सुधारने की आवश्यकता महसूस की। चीन को भी आवश्यकता महसूस हुई कि भारत से जो है आपके कटुता रख करके हम आगे विकास नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। उसे भी भारत के सहयोग को महसूस किया, इसलिए चीन भी संबंध सुधारने के लिए आगे आया। भारत की इस नीति यही है, प्राचीन समय से भारत विश्व शांति का समर्थक है, इसलिए भारत भी जो है आपके संबंध सुधारना चाहता था। तो जो है आपके संबंध सुधारने की शुरुआत दोबारा जो है दोनों देशों ने की। 1970 के उत्तरार्ध नहीं, बाद का समय 1976 के बाद, उत्तरार्ध नहीं आधे समय के बाद 1970 का दशक यानी 1971 से लेकर के 1989 तक 70 का दशक, उत्तरार्ध नहीं आधे समय के बाद का समय, 1975 के बाद का समय। इसमें चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला, यानी कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ। कब हुई? 1970 के जो दशक है आपके दशक के
उत्तरार्ध 1970 के दशक के उत्तरार्ध में जो है आपके वहां का नेतृत्व बदला, सरकार बदली, जो प्रमुख शासक था वो बदला और उसकी नीति रही कि जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को क्या किया जाए, व्यवहारिक रूप से हल किया जाए, बातचीत के द्वारा हल किया जाए। इसलिए चीन और भारत के संबंध जो है सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को चीन छोड़ने के लिए तैयार हो गया। बातचीत के द्वारा हल करने के लिए जब चीन ने समझा, माना कि जो भी आपके विवाद है उनको बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है और भारत के सहयोग के बिना चीन आर्थिक विकास नहीं कर सकता, उसको भारत का सहयोग की आवश्यकता है, तो चीन ने जो भी विवाद है उन विवादास्पद मामलों को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों पर बातें करने के लिए तैयार हुआ। 1981 में जो है आपके सीमा विवाद को दूर करने के लिए वार्ता की श्रृंखला शुरू हुई। तो सबसे पहले 1981 में सीमा विवाद जो भारत और चीन के बीच में था वो दूर करने के लिए वार्ता शुरू हुई। दोनों देशों में क्या चीज हुई, वार्ता, दोनों देशों में बातचीत शुरू हुई कि दोनों को क्या किया जाए, सीमा जो विवाद है उसको हल किया जाए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारत और चीन के संबंधों की बात करें तो इनमें बदलाव आया है। शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, 1991। ये 1991 में शीत युद्ध समाप्त हुआ। तो 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो है भारत और चीन के जो संबंध थे उनमें महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब देखो आपके इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक पहलू भी है। रणनीतिक यानी किसी प्रकार की रणनीति बनाना, विशेष नीति बनाना ही नहीं है, बल्कि दोनों में जो आपके संबंध सुधारने का एक जो मुख्य कारण है वो आर्थिक भी है। आर्थिक क्या कि दोनों ही जो देश है वो आर्थिक क्षेत्र में क्या चाहते हैं, आपके एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं और जानते हैं कि आर्थिक सहयोग के बिना हम विकास नहीं कर सकते। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं। कौन है, चीन और भारत, दोनों ही जो है आपके एक दूसरे को विश्व राजनीति में उभरती हुई शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। तो दोनों की एक इच्छा है क्या कि एशिया की जो अर्थव्यवस्था है, एशिया की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका वो तभी निभा सकते हैं जब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का साथ दें, तभी ऐसा कर सकते हैं। इसके चलते 1988 में राजीव गांधी द्वारा भी जो है आपके चीन का दौरा किया गया और इस दौरे के तहत जो है आपके भारत और चीन के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। चीन जो आपके जो संबंध है वो सुधारे गए, संबंधों को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद दोनों देशों ने टकराव को टाल करके और सीमा पर जो है आपके शांति स्थापित करने और यथावत यानी जैसी पहले थी वैसी स्थिति स्थापित करने के जो उपाय हैं उन उपायों पर शुरुआत की गई, उन उपायों पर विचार करना शुरू किया गया। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान पर सहमति की, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने पर तैयार हुए, राजी हुए और व्यापार के लिए भारत और चीन ने सीमा पर जो है 4 पोस्ट खोलने पर भी समझौते हुए। किसके साथ में, 1988 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ में, चीन के द्वारा। तो भारत और चीन के द्वारा ये समझौते हुए 1988 में। उसके बाद में 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार जो है आपके प्रतिवर्ष 30% की दर से बढ़ रहा है। 30% की दर से आपके व्यापार बढ़ रहा है। बढ़ रहा है 30%, हर वर्ष जो है आपके 30% पहले से ज्यादा व्यापार होता जा रहा है। और चीन के साथ जो संबंध है उनमें एक नई गर्मजोशी आई है, एक नए सिरे से संबंध बनने शुरू हुए हैं। चीन और भारत के बीच 1992 की बात करें तो 1992 में आपके
भारत का चीन के साथ, और चीन और भारत दोनों के लिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, चीन कितना माल बेचता है और भारत कितना चीन को बेचता है, ये दोनों का जो आपके व्यापार था कुल मिलाकर के ये 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का था। करोड़ 80 लाख डॉलर अमेरिकी मुद्रा में व्यापार था। 2017 की बात है तो 2017 में ये बढ़कर के आपके कितना हो गया, 84 अरब डॉलर में व्यापार कितना हो गया आपके, 84 अरब डॉलर हो गया, जो आपके यहां पर करोड़ों में था वो अरबों में हो गया। हाल ही में दोनों देश ऐसे मसलों पर जो है आपके सहयोग करने के लिए तैयार हुए हैं, राजी हुए हैं, जिनसे दोनों देशों के बीच मतभेद है, विभेद पैदा हो रहा है। तो दोनों देशों के लिए एक अच्छी बात है कि मतभेद वाले मुद्दों पर अगर दोनों देश सहमत होते हैं और उनको हल कर लेते हैं तो आर्थिक विकास में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपके देखो मतभेद वाले मुद्दों में आपके विदेशों में जो है ऊर्जा का सौदा हासिल करने का मसला हो, चाहे विदेश आपके वैश्विक यानी विश्व जो धरातल है उस पर भारत और चीन के ने जो विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संगठन है उनमें जो संबंध है, उनसे संबंधित नीतियां अपनाने की बात हो, इन पर जो है आपके बातचीत करके ऐसे संबंधों में सुधार करने की बात है। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, आपको पता हो तो, है ना। तो 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए तो लोगों ने ये भी सोचा था कि चीन के खतरे के मद्देनजर भारत क्या कर रहा है, परमाणु परीक्षण कर रहा है। कुछ लोगों ने इसे उचित भी ठहराया था कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत को परमाणु परीक्षण करना चाहिए, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच में जो संपर्क था, संवाद था, जो आपके संबंध थे वो नहीं बिगड़े। इसके अलावा देखो चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार कार्यक्रम में मदद कर रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार जो भारत के पड़ोसी देश है उनसे जो है चीन सैनिक संबंध कर रहे हैं, तो ये भारत के हितों के खिलाफ है। भारत के हितों के खिलाफ है क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश है उनके साथ चीन सैनिक संबंध कर रहा है या परमाणु जो आपके हथियार बनाने में सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है, तो ये भारत के लिए खतरे के है क्योंकि पड़ोसी देश से भारत के लिए खतरा बनेंगे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, हितों के खिलाफ है। लेकिन इन मुद्दों के बावजूद भी भारत और चीन के बीच में कोई टकराव वाली बात नहीं है, है ना। इस बात से ये प्रमाणित होता है कि इन चीजों को मत जो है नजरअंदाज करते हुए, बिना देखे हुए सीमा विवाद को सुलझाने की जो बातचीत चल रही है, सैन्य स्तर पर जो आपके सहयोग के कार्यक्रम जारी है, माने इन बातों को देखते हैं तो भविष्य में दोनों के संबंध अच्छे होंगे। लेकिन पिछले जो वर्ष है आपके जो चीन के जो संबंध थे, चीन ने भारतीय जो सीमाओं में जो आपके चीनी सैनिकों ने प्रवेश किया, सीमाओं का उल्लंघन किया, आपस में भारतीय सैनिकों के साथ झड़पें हुई, हाँ, उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चीन अपनी पुरानी जो आदतें हैं उनको नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन जो भी होगा, भारत चाहता है कि चीन के साथ अच्छे संबंध रहने चाहिए और चीन भी यही चाहता है, तो दोनों को अपने संबंधों में सुधारने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना ही उचित रहेगा। ये आपका लेसन था, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है।